बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी के थोड़े स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो आपने इसको इग्नोर कर देना। सबसे पहला एमसीक्यू है द इंसुलिन ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक कीटोसिडोसिस। डायबिटिक कीटोसिडोसिस के लिए हम रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग नहीं बल्कि रेगुलर को ही शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं लिखा हुआ, लेकिन रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग लिखा हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा रेगुलर इंसुलिन। अब कौन सा एजेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो वह माइफेप्रिस्टोन होती है। माइफेप्रिस्टोन RU486 है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर के अलावा प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर का भी ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट है वो कौन सा एजेंट है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल के अंदर मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये बुक की लाइन है, तो रिलैक्सोफिन होता है। ओके, तो ये वाला जो MCQ है बोन मिनरल होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर से डिराइव किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट इनके क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। लाइक विटामिन डी मेटाबोलाइट की क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है, तो विटामिन डी मेटाबोलाइट के अंदर पहला आता है कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। ओके, तो इसका निमोनिक होता है डोपो डी से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, यानी ये इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, सोरियोसिस के अंदर और ऑस्टियोमलेशिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद कैल्सिट्रायोल, डॉक्सरकैल्सिफेरॉल और पेरीकैल्सिटोल, इन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो कैल्सिट्रायोल होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। लास्ट में कैल्सिपोट्राइन आता है जो कि कैल्सिट्रायोल का एनालॉग है, सोरियोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो आप टेबल तैयार कर लेना, बोन मिनरल होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है, तब आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो रिलैक्सोफिन होती है इसका एस्ट्रोजन एगोनिस्ट इफेक्ट होता है बोन के ऊपर, जबकि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है यूट्रस के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर। एंडोमेट्रियम के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर ये एंटागोनिस्ट एक्शन शो करती है, लेकिन यूट्रस के ऊपर बोन के ऊपर ये एगोनिस्ट एक्शन शो करती है। दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, लेकिन ज़्यादा लेने की वजह से हॉट फ्लैशेस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है डायबिटीज मेलाइटस के रिलेटेड है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, वेट को गेन कर रहा है ओरल एंटीबायोटिक ड्रग के बाद। ओके, पता चला है कि उसको अडीमा भी हो गया है और दूसरे साइन और सिम्टम है हार्ट फेलियर के। तो कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की गई थी, तो कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी ड्रग यूज़ की गई थी, तो आपको पता है कि जो थायाजोलिडाइनिडायोन्स होती है उनकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। वो आगे फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एनीमिया करवा सकता है, एडीमा करवा सकता है और हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ा सकता होता है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, थायाजोलिडाइनिडायोन्स है। लेकिन यहाँ पे थायाजोलिडाइनिडायोन्स का ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल को आपने सिलेक्ट करना है। तो रोसीग्लूटाजोन और पियोग्लूटाजोन होती है, जो कि PPAR गैमा पे जाके बाइंड करती है। PPAR अल्फा पे कौन सी ड्रग बाइंड करती थी, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। PPAR गैमा को एक्टिवेट करके ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देती है लीवर के अंदर। लिपिड मेटाबॉलिज्म है और बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म या बॉडी फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। तो इसमें रोसीग्लूटाजोन और पियोग्लूटाजोन आते हैं। अगर इन ड्रग को अकेले यूज़ करोगे तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटिवली ना होने के बराबर होता है, लेकिन इनको यूज़ करने की वजह से फ्लूइड की रिटेंशन हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, एडीमा हो सकता है। ओके, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ सकता होता है। इसके अलावा जो रोसीग्लूटाजोन है इसकी वजह से MI हो जाएगा। ट्रोग्लूटाजोन की वजह से हेपाटोटॉक्सिटी हो सकती है। इसके अलावा जो पियोग्लूटाजोन और ट्रोग्लूटाजोन है CYP3A4 इंड्यूसर्स होते हैं, दूसरे ड्रग की कंसंट्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और साइक्लोस्पोरिन आती है। ओके, अब जो बाइगुआनेट है, बाइगुआनेट के अंदर यहाँ पर एग्जांपल होती है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन होती है। जो मेटफॉर्मिन होती है ये AMP स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। इसकी जो टॉक्सिटी होती है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती, यानी ये ट्रू यूग्लाइसेमिक होती है, इंसुलिन को स्पेयर कर देती है, वेट गेन नहीं करवाती। दैट इज वाई मेटफॉर्मिन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग। इसके अलावा ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वाला पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकती होती है। लेकिन जो फेटफॉर्मिन होती है, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन, इनकी ये साइड इफेक्ट होता है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, लैक्टिक एसिडोसिस करवा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, तो वो कौन सी ड्रग होती है, वंस अगेन डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए है, जो कि डाइटरी कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देगी। तो जो ऐसी ड्रग होती है वो एक कार्बोसोमेग्लिटोल होती है। एक कार्बोसोमेग्लिटोल कार्बोहाइड्रेट एनालॉग्स होते हैं, इंटेस्टाइन पे जाएंगे, वहाँ पर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। ये वो एंजाइम है जो स्टार्च को, ओलिगोसैकेराइड को, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कराता था, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कराता था। फाइनली इनकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों ड्रग हम मोनोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे ड्रग के साथ मिला के दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन
थायाजोलिडाइनिडायोन्स और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, इन तीनों के पास ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये प्री डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेटफॉर्मिन, थायाजोलिडाइनिडायोन्स और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कोलोन के पास तो फ्लैचुलेंस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है फर्मेंटेशन की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय थायरॉक्सिन होती है। तो थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में काफ़ी सारे मेटाबॉलिज्म को, काफ़ी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती होती है, लेकिन एक कुछ होते हैं जैसे स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, टेस्टिस हो गया, इनका यानी इनके ऊपर थायराइड का हार्मोन का इतना ज़्यादा एक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। बाकी हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इनका अच्छा खासा एक्शन होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती होती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर स्किन वार्म और मॉइस्ट होती है, जबकि हाइपो के अंदर स्किन पेल कोल्ड होती है और पफिनेस होती है स्किन के अंदर, जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस में स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, टैकीकार्डिया होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होती है, पल्स प्रेशर ज़्यादा होता है, डिस्निया होता है, एपिटाइट बढ़ जाती है, नर्वसनेस, हाइपरकाइनेसिया, ट्रेमर होता है, वीकनेस है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, वेट लॉस है, अपर लिड की रिट्रैक्शन होती है ग्रेविस डिजीज़ वाले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा सकते होते हैं। प्रोटामीन का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। मोनो कंपोनेंट ह्यूमन इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन, तो जो बेस्ट होती है ओके तो वो होती है टोल ब्यूटामाइड। अब टोल ब्यूटामाइड किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके, तो जो टोल ब्यूटामाइड होती है सल्फोनाइल यूरिया वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो सल्फोनाइल यूरिया होती है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर टोल ब्यूटामाइड, क्लोप्रोपामाइड आता है, जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लाइबिराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड आ जाएगा। ओके, तो जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है ये उसको मिनिमाइज कर देती है, लेकिन इसके टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है, सीरम प्रोटीन से बाइंड करती होती है, ड्रग के साथ कॉम्पीट करती है, रैश और एलर्जी वगैरह करवा सकती होती है, वेट गेन करवा देती है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द क्लिनिकल यूज ऑफ हार्मोन्स एंड देयर एनालॉग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग ऑफ GnRH। अब जो GnRH के एनालॉग्स होते हैं, जब आप इनको पल्सेटाइल या इंटरमीडिएंट डोज देते हो तब ये एगोनिस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंटिन्यूसली दोगे तब ये क्या बन जाएंगे, एंटागोनिस्ट बन जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर एग्जांपल होती है गैनिडेलिक्स, सेट्रोरेलिक्स, डैगारेलिक्स। ओके, ठीक हो गया। तो ये इनकी GnRH, ये तो एंटागोनिस्ट मैंने बता दिया आपको, जबकि एगोनिस्ट के अंदर आ जाती है ल्यूपरोलाइट है, गोसेरालिन है, हिस्ट्रेलिन है, नेफ्रेलिन है और ट्रिप्टोलिन है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने MCQ पूछा क्या है, एनालॉग GnRH का, तो मी कैसा मीन हो नहीं सकता, कोनिवेप्टिन, टोलवेप्टिन, ऑक्सीटोसिन। अब मीनोट्रोपिन बन सकता है, हालांकि जो मीनोट्रोपिन होता है ये मीनोट्रोपिन आपने उसके अंदर पढ़ा था FSH और LH के अंदर। ठीक है, जो मीनोट्रोपिन होते हैं ये FSH LH दोनों का एनालॉग होता है। ओके, ठीक हो गया। गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ा देता होता है उन फीमेल के अंदर जिनके अंदर नहीं होते गोनाडोट्रोपिन। वैसे मीनोट्रोपिन आंसर बन नहीं सकता, लेकिन और इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। OPD में एक 30 ईयर ओल्ड मेल आया है, OPD में आया, एक्सेसिव मेल कैसे आ सकता है, एक्सेसिव मेल डिस्चार्ज है, टाइटनेस है, डिस्टर्ब है। ओके, और जब उसको प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट दिया गया तो आपको पता होगा कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का एंटागोनाइज करने वाले जो ड्रग्स होती है वो D2 रिसेप्टर होती हैं, जो प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। ओके, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा अगर हो जाए तो ये इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया वगैरह करवा सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम डोपामीन देते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल इनहिबिटर होता है। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टेन, कैबरगोलिन और परगोलाइट ये भी यूज़ कर सकते हैं प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने के लिए, और ये फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देते होते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQ में बताया हुआ है कि एक एस्थेमेटिक फीमेल थी जिसको ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिए गए थे लास्ट 6 मंथ से, तो क्या टॉक्सिटी नहीं हो सकती। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म थेरापी होती है वो तो टॉलरेट हो सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म थेरापी है उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। लाइक मेटाबॉलिक इफेक्ट है, मेटाबॉलिक इफेक्ट के अंदर ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, डायबिटीज़ है, मसल वेस्टिंग है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, साल्ट रिटेंशन है, वुंड हीलिंग रिड्यूस हो जाती है, साइकोसिस होती है। ओके, तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को लोकल अप्लाई करते हैं, लाइक एस्थमा के लिए एरोसोल देते हैं या अल्टरनेट देर थेरापी करते हैं ताकि आप पिट्यूटरी सेपरेशन को मिनिमाइज़ कर सको। ओके, ठीक हो गया। और जैसे ही थेरापेटिक रिस्पॉन्स अचीव हो जाए तो आपने डोज को टेपर डाउन करना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो गया, ऑस्टियोमलेशिया भी हो गया, वेट गेन भी हो सकता है, लेकिन फरनजाइटिस इन्फ्लेमेशन नहीं होती।
हाँ, आपको पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से कैंडिडियासिस हो सकता है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्लोट्रिमाजोल वगैरह यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ 28 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको एमेनोरिया था, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और गैलेक्टोरिया है, मोस्ट प्रोबेबली हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के लिए ड्रग को चॉइस होती है D2 एगोनिस्ट, लाइक आप यूज़ कर सकते हो, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ कर सकते हो, डोपामिन यूज़ कर सकते हो, पैरागोलाइड है, कैबागोलिन आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन बेस्ट ऑप्शन है। 14 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। गोइटर है, टोटल थायरॉयडेक्टमी परफॉर्म करने हो शेड्यूल कर दिया गया है, तो कौन सी ड्रग सजेस्ट करनी चाहिए 10 से लेकर 14 दिन पहले, ताकि ग्लैंड की वेस्कुलैरिटी को कम कर सके। तो ग्लैंड की वेस्कुलैरिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ल्यूगोल सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ल्यूगोल के अंदर आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड आता है, लेकिन इनका जो इफेक्ट आता है वो 2 से लेकर 7 दिन तक होता है। ओके, यहाँ पे इन्होंने 10 दिन तक लिखा हुआ है, चलो ठीक है 10 दिन तक हो ही जाएगा। तो इनका मेन फंक्शन है कि पहली बात के जो टायरोसिन है और टाइनोसिन की आयोडीनेशन को या ऑर्गेनिफिकेशन को मिनिमाइज कर देना। दूसरा, थायराइड हार्मोन के रिलीज को ब्लॉक कर देना। तीसरा फंक्शन है थायराइड की साइज और वेस्कुलैरिटी को मिनिमाइज कर देना। ओके, ठीक हो गया। तो इनका इफेक्ट होता है 2 से लेकर 7 दिन तक होता है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर रैश हो सकती है, मेटालिक टेस्ट है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकती है और एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है वो ट्रैप हो जाएगी थायराइड के अंदर और ये पूरे के पूरे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। थायराइड टॉक्सिकोसिस को परमानेंटली हम ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, लेकिन इसको प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, अ वुमन विद अ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्टेड ऑन एलेंट्रोनेट। एलेंट्रोनेट ये बिसफॉस्फोनेट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब ये किस चैप्टर में लिखा हुआ है, ये बोन मिनरल होमियोस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो आप इस चैप्टर के सिर्फ टेबल को तैयार कर लेना, समरी वाले टेबल को। ओके, तो जो एलेंट्रोनेट होता है ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, बोन की रिजॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट पे जाके काम करता है। जबकि रैनकल जो इनहिबिटर है उसमें डिनोसिमाब आता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के 10 सीना कैल्सेट आता है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं लाइक स्ट्रोंशियम बोन की रिजॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, और जो कैल्शियम और फॉस्फेट है बोन की मिनरलाइजेशन कर देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, उसको पीओग्लिटाजोन दिया हुआ है, थायाजोलिडाइनेडायोन्स दिया हुआ है, तो वो पीपीएआर पे जाके बाइंड करती होती है, सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देती है। अब जो तमाम ड्रग्स होती है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज, क्या एमसीक्यू लिखा हुआ है, कैन फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एम्पिसिलिन, रिफेम्पिन, अमिड्रोन। अब एंटीबायोटिक्स लिखी पड़ी है यहाँ पर इस एमसीक्यू के अंदर। अब नेक्स्ट 18 में चलते हैं। अब पोस्ट नेटल पेशेंट है, पीपीएच है। ओके, तो यूट्रस रिलैक्स हुआ पड़ा है, तो ड्रग और चॉइस क्या होती है। ओके, तो ये वाला जो एमसीक्यू है, ये वाला एमसीक्यू प्रोस्टाग्लैंडिन वाले चैप्टर से लिया गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन वाले चैप्टर में से, यानी जो सीवीएस वाला चैप्टर है वहाँ से आपने इस एमसीक्यू को देख लेना। कि वैसे मैं खुद देख लेता हूँ यहाँ से कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ है, F2 अल्फ़ा है। जो F2 अल्फ़ा होती है ये ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि ड्रग, वैसे तो जो ऑक्सीटोसिन है वो भी यूज़ हो सकता है पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक हो गया। तो जो PGE1 है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जबकि PGE1 डेरिवेटिव माइसोप्रोस्टोल अबॉर्टिफेसिएंट है, पेप्टिक अल्सर के अंदर इस्तेमाल होता है। PGE1 एनालॉग के अंदर अल्प्रोस्टैटिल है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। PGE2 में डायनोप्रोस्टोन है, अबॉर्टिफेसिएंट और सर्विकल रैपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहाँ पर से बताऊँ, यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा हुआ तो इस एमसीक्यू को काट दो, एंडो में से कवर नहीं होता। वैसे ऑक्सीटोसिन होती है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। अब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं इनफर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी के लिए हम और कौन कौन से हार्मोन इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रग यूज़ कर सकते हैं, तो क्लोमिफिन होती है, इसके अलावा HCG होता है, HMG होता है, GnRH एनालॉग्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन है और ब्रोमोक्रिप्टिन होती है। अब वो पूछ रही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट में हम क्या नहीं हो सकता। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है कि ओवेरियन एट्रोफी और मेनोपॉजल सिम्पटम आ सकते हैं। ओके, ये साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं हो सकता। और मल्टीपल बर्थ, मल्टीपल ओव्यूलेशन है, ये इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स या ड्रग्स होती है जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। अब वो कौन सी ड्रग होती है जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को तो रिलीज़ करवा देती है, लेकिन कौन सी नहीं करवाती होती। ओके, तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है।
जो D2 है, D2 वैसे अगर ज़्यादा डोज के अंदर हो तब वो मिनिमाइज़ कर देती है सिक्रेशन को, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन एनालॉग के अंदर ऑक्ट्रियोटाइड है और लैंडियोटाइड आता है। जो ऑक्ट्रियोटाइड और लैंडियोटाइड है एक्रोमेगाली के लिए, कार्सिनोइड के लिए, गैस्ट्रिनोमा के लिए, ग्लूकागोनामा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो रेगुलर ऑक्ट्रियोटाइड होती है सबकुटेनियसली दी जाती है, जबकि जो लैंडियोटाइड होती है उनको स्लो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दिया जाता होता है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन इनकी साइड इफेक्ट के अंदर गाल स्टोन है, कार्डिक कंडक्शन एनॉमलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ह्यूमन बायोसिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन का क्या मेजर साइड इफेक्ट होता है। ओके, तो जो ग्रोथ हार्मोन का जो मेजर साइड इफेक्ट होता है, यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि सूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो सकता है, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, एडीमा, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब चीज़ें हो सकती होती है। ओके, एडीमा, मायल्जिया, आर्थराल्जिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो सकता, हेपेटाइटिस बी। तो आई थिंक ये एमसीक्यू शायद ये बिग कैटसिंग से लिया गया है, जब यहाँ पर क्रूडफील्ड चेकअप सिंड्रोम को उन्होंने ठीक किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ लेडी है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रही है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो कौन सी सूटेबल होती है फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो वो प्रोपाइल थायरोसिल होती है, बेस्ट वन है। इसके बाद ओल्ड डायबिटिक है, इमरजेंसी में गई है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, तो रेगुलर इंसुलिन ले सकते हैं, ये पहले भी आ चुका है। इसके बाद डायबिटिक पेशेंट है, लैक्टिक एसिडोसिस है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेटफॉर्मिन की वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, थायराइड ग्लैंड की वेस्कुलरिटी को साइज को कम करना है, तो आपने ल्यूगोल सोल्यूशन यूज़ करना होता है। ओके, तो जो ल्यूगोल सोल्यूशन होता है थायराइड हार्मोन के रिलीज को, आयोडीनिफिकेशन को या ऑर्गेनिफिकेशन को मिनिमाइज कर देता है। ओके, अब रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 दी गई है। इसके बाद क्या होगा। ओके, तो कौन सा एजेंट हम दे सकते हैं टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है। अब लियोथायरोनिन, मेथिमाजोल, प्रोपेनोलोल, पोटेशियम आयोडाइड। अब इस एमसीक्यू में जो लिखा हुआ है ना कि जब रेडियो एक्टिव फॉल आउट दिया गया आयोडीन 131 से, तो कौन सा एजेंट हम दे सकते हैं टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड टिश्यू। तो असल में जो थायराइड टिश्यू की डिस्ट्रक्शन को अगर प्रोमोट करना था, वेस्कुलरिटी वगैरह को, तब उसके अंदर आना चाहिए था, हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड है, लेकिन प्रिवेंट करना है तो आई थिंक लियोथायरोनिन है। वैसे इसको देख लेना किताब से। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर द हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो कौन सी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोपाइल थायरोसिल होती है। डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, डिजीनेस और फेंटिंग हो रही है जब भी वो बेड के अंदर जाता होता है, तो कौन सा ड्रग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर डायबिटीज़ है, वो भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, तो कौन सी ड्रग होती है। यहाँ पर ऐसे CVS MCQ लिया गया है, मिडाट्रॉन लिखी हुई है, इसको छोड़ो। आगे मल्टी नोडुलर गोइटर है, थायरॉयडेक्टमी परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो कौन सी ड्रग होती है, साइज और वेस्कुलरिटी को कम कर देती है, तो वो ल्यूगोल सोल्यूशन होता है। ओके, अब द ब्लड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड टू, तो इंसुलिन के लिए या इंसुलिन के लेवल को देखने के लिए हम सी पेप्टाइड का लेवल देखते होते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, फिनास्टिराइड यूज़ करते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। इसके बाद वो कौन सी ड्रग होती है जो डायरिया वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, ऑक्ट्रियोटाइड, लैंडियोटाइड होती है। तो तकरीबन हमने ऑलमोस्ट सारे MCQ को सॉल्व कर लिया है एंडोक्राइनोलॉजी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।